सीनियर सहाफी हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि इमरान खान एक तारीख साज शख्सियत है। यह हामिद मीर का पूरा कॉलम था। अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी करते हैं। बाजवा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और इमरान खान को बचाने की भरपूर कोशिश की। हामिद मीर के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के साबिक तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज कोकर जियो टेलीविजन पर बैठकर वहां इस दावे के ना सिर्फ कुछ दिन पहले तरदीद करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर यह मुमकिन ही नहीं था, लेकिन यहां हामिद मीर कौम को गुमराह कर रहे हैं। कौम को जो झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, कौम के साथ जिस तरीके से वो कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कॉलम्स के जरिए, अपने प्रोग्राम्स के जरिए, अपने तज्जियों के जरिए, वो कौम के सामने। यही हामिद मीर साहब कहा करते थे कि जनरल बाजवा इधर भी खेल रहे थे, इधर भी खेल रहे थे, इधर भी खेल रहे थे और इधर भी खेल रहे थे। एजाज सईद साहब से आप इख्तिलाफ कर सकते, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हामिद मीर के तर्ज सियासत से उनका बड़ा इख्तिलाफ है। वजह सिर्फ यही कि एक जगह पर ये कहीं आपको टिक कर नजर नहीं आएंगे। ये हर तरफ खेलने का माहिर है। ये इधर भी खेलेगा, उधर भी खेलेगा, इधर भी खेलेगा और उस साइड पर भी खेलेगा। जरदारी, यानी अगर आप सहाफत का आसिफ जरदारी किसी का नाम देते हो, वो हामिद मीर को आप दे सकते हैं, क्योंकि कौम से किस किस्म का यहां पर झूठ बोला गया। सीनियर सहाफी हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि इमरान खान एक तारीख साज शख्सियत, पाकिस्तान की तारीख के पहले सियासतदान बनने वाले हैं जिन्होंने बतौर वजीर आजम कौमी असेंबली तोड़ी, और अब एक साबिक वजीर आजम की हैसियत से उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर रखा है। इमरान खान पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान से बहुत मुतासिर हैं। जनरल अयूब खान की पुश्तपनाही से 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली तोड़ दी थी, क्योंकि असेंबली में गवर्नर जनरल के इख्तियारात में कमी का कानून मंजूर होने वाला था। सीनियर सहाफी हामिद मीर लिखते हैं कि बाद आजाद जनरल अयूब खान ने 1958 में सदर सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर 1956 का मुत्तफिका आइन और असेंबलियां तोड़कर मार्शल लॉ लगा दिया। 1962 में जनरल अयूब खान ने नई सदारती निजाम के तहत नई असेंबलियां बनाई, जिन्हें 1969 में दूसरे फौजी डिक्टेटर जनरल यहिया खान ने तोड़ दिया। यहिया खान के दौर में सिर्फ असेंबलियां नहीं बल्कि पाकिस्तान भी टूट गया था। हामिद मीर लिखते हैं कि 1977 में तीसरे फौजी डिक्टेटर जनरल जियाउल हक ने असेंबलियां तोड़ दी और दूसरा मुत्तफिका आइन भी तोड़ दिया, जो 1973 में मंजूर हुआ था। जनरल जिया ने 1985 को गैर जमाती असेंबली में 8वीं तरमीम के जरिए असेंबली तोड़ने का इख्तियार हासिल किया और 1988 में अपनी ही बनाई हुई असेंबलियां तोड़ दी। हामिद मीर लिखते हैं कि 1990 में यह काम सदर गुलाम इसहाक खान ने किया। उन्होंने 1990 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को असेंबलियों से समेत फारिग किया और 1973 में नवाज शरीफ की हुकूमत को असेंबलियों समेत फारिग किया। 1999 में चौथे फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने असेंबलियां तोड़ दी। जो काम माजी के 4 फौजी डिक्टेटर और गुलाम इसहाक खान जैसे ब्यूरोक्रेट करते रहे, वो काम 2022 में इमरान खान कर रहे हैं। उन्होंने 3 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम इत्मीनाद से बचने के लिए कौमी असेंबली तोड़ी थी, जिसे बाद आजाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। अब उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर रखा है, और इस ऐलान का मकसद न सिर्फ नाअहली बल्कि गिरफ्तारी से बचना नजर आता है। इमरान खान बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 2 सूबों की असेंबलियां तोड़कर पूरे मुल्क में इंतखाबात कराना बहुत मुश्किल होगा। विफाक और सिंध के अलावा बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर नए इंतखाबात के लिए राजी नहीं होंगी, लेकिन इमरान खान अपनी सियासी चाल उन्होंने चल दी है। हामिद मीर लिखते हैं कि इस चाल का मकसद पहले से मौजूद एक सियासी और माशी बुहरान से फायदा उठाना और शहबाज शरीफ की हुकूमत को मजीद कमजोर हुकूमत करना या मुज़ाकरात के नाम पर कुछ सहूलतें देने पर राजी करना है। इमरान खान को सिर्फ नए इंतखाबात की तारीख ही नहीं चाहिए, बल्कि वो नाअहली और गिरफ्तारी से बचना भी चाहते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़िश्ता साल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इनके ताल्लुकात में सर्द मुहरी जरूर आई थी, लेकिन जनरल बाजवा ने मार्च में आने वाली तहरीक अदम इत्मीनाद से इन्हें बचाने की सरतोड़ कोशिशें की। यहां पर इन पर मैं एनालिसिस अपना करूंगा, लेकिन पहले ये कॉलम आप सुन लीजिएगा।
उसके बाद लिखते हैं कि जिनकी गवाही परवेज इलाही ने दी थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM वाले भी अभी तक खामोश है, क्योंकि उन्होंने बाजवा की तरफ से मिलने वाले बिलवास्ता पैगामात को नजरअंदाज कर दिया और ISI की तरफ देखते रहे। लेकिन ISI ने बतौर इदारा किसी को कोई इशारा करने से गुरेज किया। बाजवा ने जाती हैसियत से कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान की मदद से इमरान खान को बचाने की जो कोशिशें की, इनके नाकाबिल तरदीद सबूत और गवाह भी मौजूद है। लेकिन शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस मामले पर खामोश है, क्योंकि वो ये बहस शुरू ही नहीं करना चाहते कि क्या बाजवा अपने ही इदारे की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि इमरान खान को फौज के अलावा अदलिया की अहम शख्सियत की हिमायत भी हासिल थी। हामिद मीर मजीद लिखते हैं कि इमरान खान की तरफ से बार बार जनरल बाजवा पर इल्जामात लगाने का एक मकसद फौज की नई क़यादत को ब्लैकमेल करना है, और नाम तो बाजवा का लेते हैं लेकिन सुना किसी और को रहे हैं। अगर वो 23 दिसंबर को 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर देते हैं तो इसके बाद गवर्नर ने वजीर आला और अपोजिशन लीडर के साथ मशवरे से निगरान वजीर आला का तकर्रुर करना है। ये एक मुश्किल मरहला होगा। इस मरहले के बाद अगर निगरान हुकूमतें कायम हो जाती हैं तो कुछ ही अरसे के बाद इमरान खान ना सिर्फ निगरान हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमीशन पर नित नए इल्जामात लगाएंगे, बल्कि वो फौज पर भी एक दफा फिर शकूक व शुबहात का इजहार करेंगे। सीनियर सहाफी हामिद मीर अपने कालम में मजीद लिखते हैं कि इमरान खान ने मार्च के बाद से जारहाना सियासत इख्तियार कर रखी है, जबकि शहबाज शरीफ और इनके इत्तेहादी दिफाई अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। इत्तेहादियों के बाहमी वर्किंग रिलेशनशिप का हाल यह है कि मुस्लिम लीग नून के वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक अपनी कौम को खुशखबरी देते हैं कि रूस ने पाकिस्तान को सस्ते नरखों पर तेल बेचने पर आमादगी जाहिर कर दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा भुट्टो अमेरिका में बैठकर अपने ही साथी वजीर के दावे की तरदीद कर देते हैं। बिलावल ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई तो करार दे दिया, देकर कोई नया काम नहीं किया। मोदी को तो हिटलर तो इमरान खान भी करार दिया करते थे। नया काम यह है कि बिलावल के बयान से इमरान खान की इस दावे को तकवीत मिली कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर खारजा है, जिसकी पहली तरजीह पाकिस्तानी अवाम के लिए रिलीफ हासिल करना नहीं, बल्कि इमरान खान की वो बात कि अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना है। बिलावल के पास पाकिस्तानी अवाम को बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो भी सियासी मसलहतों का शिकार रहे तो इमरान खान की गलत बयानियों का कभी भांडा नहीं फोड़ पाएंगे। बिलावल साहब अब कौम को बता दे कि वो कौन था जिसने इन्हें कहा कि अपने वालिद को इलाज के लिए बैरूनी मुल्क भिजवा दे। बिलावल साहब ये भी बताए कि जब बाजवा ने इन्हें तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए कहा तो इनका क्या जवाब था, और इसके बाद बाजवा इनसे नाराज क्यों रहने लगे। पाकिस्तान की सियासत और सहाफत पर इस वक्त झूठ का गलबा है। इस गलबे को तोड़ना सियासतदानों का भी काम है। हम कमजोर सहाफी थोड़ा सच बोल लेते हैं तो हमें टीवी स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है और हमारे कॉलम्स भी बंद कर दिए जाते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट और अदलिया कमजोर है। सीनियर सहाफी हामिद मीर मजीद अपने कॉलम में लिखते हैं कि पार्लियामेंट अपने पांव पर खड़ी होगी तो अदलिया आइन और कानून के दिफा के काबिल बनेगी। जब अदलिया आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएगी तो फिर सच बोलने वालों पर पाबंदियां लगेंगी, न इन्हें इबरत के मिसाल बनाया जाएगा। पाकिस्तान की सियासत और सहाफत पर झूठ का गलबा ना तोड़ा गया तो असेंबलियां वक्त बेवक्त टूटती बनती रहेगी और जमहूरियत की औकात एक तमाशे के सिवा कुछ ना रहेगी। यह हामिद मीर का पूरा कॉलम था। अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी करते हैं। हामिद मीर ने 2 बड़ी अहम चीजें कही कि ये जो तहरीक अदम एतमाद आई और इस पर इमरान खान के हुकूमत के खिलाफ जब ये तहरीक अदम एतमाद आई तो जनरल बाजवा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और इमरान खान को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हामिद मीर के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के साबिक तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज कोकर जियो टेलीविजन पर बैठकर
وہاں اس دعوے کے نہ صرف کچھ دن پہلے تردید کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن یہاں حامد میر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، قوم کو جو جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کے ساتھ جس طریقے سے وہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کالمز کے ذریعے، اپنے پروگرامز کے ذریعے، اپنے تجزیوں کے ذریعے، وہ قوم کے سامنے ایک سیاستدان جو کہ ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یعنی وہ یہ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا یا باپ ایم کیو ایم جس طریقے سے تحریک عدم اعتماد میں یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کسی دوسری سائٹ پر دیکھ نہیں سکتی، اور یہاں حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جنرل باجوہ نے بڑی بچانے کی کوشش کی۔ یہی حامد میر صاحب کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ ادھر بھی کھیل رہے تھے، ادھر بھی کھیل رہے تھے، ادھر بھی کھیل رہے تھے اور ادھر بھی کھیل رہے تھے، لیکن آج ان کو یعنی پالش کرنے میں اچھا اعجاز سعید صاحب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ حامد میر کے طرز سیاست سے ان کا بڑا اختلاف ہے۔ وجہ صرف یہی کہ ایک جگہ پر یہ کئی آپ کو ٹک کر نظر نہیں آئیں گے، یہ ہر طرف کھیلنے کا ماہر ہے، یہ ادھر بھی کھیلے گا، ادھر بھی کھیلے گا، ادھر بھی کھیلے گا اور اس سائڈ پر بھی کھیلے گا، یعنی چاروں طرف۔ آصف زرداری یعنی اگر آپ صحافت کا آصف زرداری کسی کا نام دیتے وہ حامد میر کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ قوم سے کس قسم کا یہاں پر جھوٹ بولا گیا۔ اچھا دوسری بڑی اہم چیز یہاں پر بتائی گئی کہ بلاول قوم کو بتائے، اچھا یہ اب سب کو پتا ہے کہ بلاول ایک پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ پر ابھی سے کام چل رہا ہے کہ ان کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنانا ہے اور اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ تو بلاول کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب اب آپ کو بھی سچ بولنا ہوگا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ اپنے والد صاحب کو باہر بھیجے اور آپ نے نہیں بھیجا، اور پھر آپ کو کس نے یہ کہا تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں اور آپ کے والد صاحب کا کیا جواب تھا۔ یعنی ایک ہیرو بنانے کی کوشش جو قوم کے سامنے بلاول کر رہے ہیں یہ بھی ناکام ہوگی۔ اچھا یہ یہاں سے اب پروگریس شروع ہوتا ہے، یعنی اس میڈیا کا جتنا کردار ہوتا ہے یہی حامد میر صاحب کس طریقے سے عمران خان کو ہمارے سامنے کیا کیا بنا کر پیش کیا کرتے تھے، قصور ان لوگوں کا ایک یعنی جس قدر یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جس قدر یہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں اس کے بھی کہیں پر مثال نہیں ملتی۔ یہاں پر ایک اور بات کہی گئی کہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ ہمیشہ اسمبلیاں توڑتے ہیں۔ کیا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آئین میں درج ہے کہ قانونی طور پر اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہے، تحلیل کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر قانونی طور پر یا آئینی طور پر یہ ہے تو یہ ڈکٹیٹر کا کام کیسے ہوا؟ ایک سوال نمبر ایک۔ دوسرا سوال کہ عمران خان جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو ان کا مقصد ہے وہ گرفتاری سے بچنا اور نااہلی سے بچنا۔ کچھ دن قبل ہارون رشید جو کہ سینئر صحافی ہیں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ عمران خان سے انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ بتائیے کہ آپ کو نااہل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو عمران خان کا ایک ہی جواب ہے، جو مرضی ہے کریں، یہ جواب تھا ان کا۔ اگر ایک شخص پر گولیاں چلتی ہیں، اگر ایک شخص کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے نااہلی کیا چیز ہے؟ نااہلی زیادہ سے زیادہ کیا چیز ہے ان کے لیے، کیا معنی رکھتی ہے؟ اور گرفتاری کون گرفتار کر سکتے ہیں؟ چلے کریں نا، ابھی مطلب ابھی تو جنرل باجوہ بھی نہیں ہے، پہلے تو آپ لوگوں کے بقول کہ جنرل باجوہ ان کو کنٹرول کرتے رہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا، ابھی تو جنرل باجوہ بھی نہیں، ابھی گرفتار کرے چلے، حکومت آپ کی اتنا دم ہے۔ پھر اس قوم کے ساتھ جس قدر زیادتی کی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کو بھی پتا ہے، یہ جو بڑے بڑے صحابی بنے پھرتے ہیں نا، کہ اس قوم کا کیا حشر نشر کر دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ صحافی کیا کرتے ہیں، یہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں، صرف ان کے اعلیٰ کار بن کر، ان کے ٹاؤٹ بن کر، جس طریقے سے اس قوم کو بتا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اس حکومت کو تھوڑا چلانا چاہیے، حالانکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ حکومت جتنی دیر تک چلتی جائے گی پاکستان کا کباڑہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہٹ درمی یہ تو کما رہے ہیں نا، ان کے نہ تو بچے غریب ہیں، نہ تو ان کے رشتہ دار غریب ہیں، یہ تو پاکستان میں، اور نہ ہی یہ غریب عوام کی آواز بنتے ہیں، نہ بنیں گے کبھی، صرف اور صرف دوسروں جہاں سے لقمہ آتا ہے وہ لقمہ وہ آگے اگل دیتے ہیں، وہ بتا دیتے کہ عمران خان کو تھوڑا سا بلیک میل کرو، فلاں کو تھوڑا سا بلیک میل کرو، فلاں پر تھوڑی سی تنقید کرو، انہیں کی ڈائریکشن، ان کی نہ اپنی سوچ ہے، نہ اپنی سوچ سے یہ تجزیہ کرتے ہیں، نہ اپنی سوچ سے کچھ لکھتے ہیں، جہاں سے ڈائریکشن ملتی ہے وہاں سے یہ کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم آزادی صحافت کر رہے ہیں، آزادی صحافت نہیں بلکہ کچھ اور نہ ہو۔ خیر یہ حامد میر کے کالم کے جو جھوٹ پر مبنی اور گمراہ کن جس طریقے سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کالم میں، اس کا بھانڈا پھوڑنا ضروری تھا۔ عمران خان کو پاک پھر سے اجازت، اللہ نگہبان۔